मतलब मना भी कर रहा है, लेकिन देखिए संबंध ऐसे, तो अभी संबंधों को हम कब समझ पाते हैं जब हम करेंट को पूरे भारत को समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो भी हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे बहुत से कॉमन पीपल्स हैं, उनको नहीं समझ में आएगा क्या कि भारत किस तरह से पॉलिसी को अपना रहा है कि उनसे भी संबंध, सबसे संबंध अच्छे बनाए, लेकिन स्टैंड होना चाहिए ना। लेकिन किसके लिए संबंध अच्छे बनाए? अपने देश के नागरिकों के, कि हमारा भला होना चाहिए और हम शांति का मैसेज दे रहे हैं। ऐसे जब हम इस पीरियड की पहली बात पढ़ रहे हैं, तो पहली बात पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रकूट है और पाल है, गुर्जर प्रतिहार, तो ये आखिर सबसे पहला एक उद्देश्य होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि आखिर ये कन्नौज को क्यों कैप्चर करना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर कन्नौज में क्या है ऐसा? तो सबसे पहले देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक कारण कन्नौज को कैप्चर करना, क्योंकि गंगा और जमुना की जो नदियाँ हैं वो इसी एरिया से बह के जाके, और फर्टाइल एरिया है, यहाँ प्रोडक्शन कोई करेंसी मार्केट फंड जैसे आज के समय में, और इसको मैं अभी आपको धीरे धीरे क्लियर ही कर दे रहा हूँ। मुझे सोचा कि अभी आज के टॉपिक में भी सामंतवाद का होता है। इसके पहले सामंत नहीं थे सर? अभी सामंत नहीं, अभी जब साम्राज्य स्थापित होगा और साम्राज्य जब बड़ा होगा तो वो अपने अधीन सामंत रखेंगे, फिर साम्राज्य कमज़ोर जब हो जाएगा तो सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट है। तो इसको ईश्वरी प्रसाद ने कहा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति राज्यों के अंदर राज्यों की, जी सर, राज्यों के अंदर राज्यों की स्थिति थी, कई राज्य थे, और कुल मिला के आप देखेंगे कि अभी मैं लिखवा भी दे रहा हूँ, आप लोग सिस्टमेटिक नहीं होगा तो नहीं समझ पाए। और यही कारण है कि भारत, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में है कि गुर्जर प्रतिहार तो स्थापित हो जाते हैं कन्नौज पर, लेकिन लगातार युद्ध ये लगातार एक दूसरे के ऊपर, राष्ट्रकूट उनके ऊपर, गुर्जर प्रतिहार के ऊपर और गुर्जर प्रतिहार पाल के ऊपर। पाल जब शांत हो जाते हैं, कल मैंने आपको बताया कि पाल, जब देवपाल का समय आया, देवपाल के समय में नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार स्टैब्लिश हो गए थे और साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट। तो देवपाल की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े, उन्होंने अपने आप को बंगाल और बिहार तक ही सीमित रखा। अब इस लाइन को याद रखिएगा हमेशा। और उन्होंने एक्सटेंशन पश्चिम की तरफ न करते हुए बल्कि पूरब की तरफ कर दिया। भाई आसाम मैंने बताया था और नेपाल बताया था, ऐसे एरिया में उन्होंने एक्सटेंशन किया। अब और एक्सटेंशन के साथ में उनके रिलेशंस भी बने, जैसे कि अब राष्ट्रकूट पढ़ा तो सिर्फ युद्ध ही कर रहे हैं, कला, साहित्य और संस्कृति का भी डेवलपमेंट होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था आपने, कैलाश मंदिर का नाम, ये राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, और वास्तुकला का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। एक पत्थर से, एक बड़े पत्थर को काटकर उसको कैलाश मंदिर, भगवान शिव का मंदिर बनाया, एक पत्थर को काटकर। तक्षण का कहते हैं कि तक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण। अभी लेकिन इतिहास में होता था, इस पीरियड को पढ़ा नहीं जाता था, इसलिए बहुत से लोग इसको पढ़ते नहीं हैं और बहुत चर्चा में है। आप समझ सकते हैं कि ताजमहल से भी पूर्वगामी अगर उसको देखने जाएंगे तो आपको खूबसूरत दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं सिस्टमेटिकली आपको लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि आप लोग सिस्टमेटिक चाहते हैं। कल मुझे लड़के ने बताया कि सर आप इसको सिस्टमेटिक लिखवाइए, जिससे कि मुझे जब मैं पढ़ूँ उसको तो मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर। ठीक है, तो उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। हाँ, तो सामंतवाद पे थे। देखिए, जब लगातार युद्ध होंगे तो व्यापार सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर आता है? व्यापार। आज भी देख लीजिए, युद्ध चल रहे हैं अगर तो देख रहे हैं कि बाजार डाउन हो जा रहा है, व्यापार चौपट हो जा रहा है, तो कहेंगे इसीलिए कहते हैं शांति लाइए। तो जब व्यापार जब चौपट होता है तो मार्केट जो बाजार होता है वहाँ से करेंसी गायब हो जाती है, और जब करेंसी बाजार से गायब होती है, मुद्रा जिसको बोलते हैं, तब सामंतवाद का होता है, तो सामंतवाद का उदय होता है। जैसे कि मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ
तुम्हारा तुरंत क्लियर हो जाए। आप अपने फादर के डिपेंडेंट हैं, अभी इंडिपेंडेंट नहीं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट कब हो गए? व्हेन यू आर अर्न, जब आपके पास खुद का पैसा हो। हाँ, क्या कि जब मुद्रा की कमी होती है तो जो सिस्टम जो चलता है वो चलता है पार्टिकुलर सिस्टम, उसको वस्तु विनिमय बोलते हैं। एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होता है उसी को लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। और जो लैंड का मालिक है वो है सामंत। तो सामंत क्या करता है कि मैक्सिमम लैंड पर लोगों से टैक्स काम करवाता है। टैक्स क्या है? पैसा है ही नहीं, मुद्रा है ही नहीं, मुद्रा तो है ही नहीं, मुद्रा तो कमी है मुद्रा। और थोड़ा सा लैंड उसको दे देता है उसके एवज में कि इस पर तुम प्रोडक्शन करो, इसके तुम, और बाकी बेगारी करवाता है। उसी को बोलते हैं सामंतवादी व्यवस्था। और सामंतवादी व्यवस्था को सामंत हमेशा चाहता है कि मैं उसको बनाए रखूँ, मेरा प्रभुत्व जो है वो हमेशा बना रहे। और सामंतवाद को तोड़ता कौन है? व्यापार। जैसे मार्केट में पैसे का फ्लो होता है वैसे जो व्यक्ति होता है वो खुद उसके पास पैसा आ जाता है तो कहता है कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम पैसे से हम दूसरा काम करके पैसा कमा के अपना जीविकोपार्जन करेंगे। जैसे आप हैं, अभी आप अपने कोई भी काम करना होगा आपको तो आप किससे कहेंगे? अपने माता पिता से कहेंगे कि हमको आज कपड़ा खरीदना है, हमको आज जूता खरीदना, पैसा दे। वो देते हैं तो उनके अधीन हो ना। और जिस दिन तुम कमाने लगे लाखों रुपए पैसा आ गया तो तुम अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट और तुम स्वतंत्र हो जाओ। तो यही सामंतवाद जो है वो लोगों को स्वतंत्र करना नहीं चाहता, बल्कि वो क्या चाहता है? अधीन रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में करेंसी का फ्लो, और करेंसी का फ्लो कब कम हुआ? कि लगातार ये त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हो रहा है कि व्यापार, जैसे कन्नौज भाई है, गुजरात से व्यापार, गुजरात से उधर आपस में जब लड़ रहे हैं ये तीनों, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? व्यापार के ऊपर। और व्यापार चौपट हुआ तो करेंसी का जो फ्लो है वो डाउन हुआ। तो जब करेंसी का फ्लो और उसके बाद लड़ने से उनकी जो सैनिक शक्ति थी वो भी कमजोर हुई, राज्य कमजोर हुआ। तो जो उनके अधीन जितने सामंत थे उनके कमजोरी का फायदा उठाकर अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया? इंडिपेंडेंट कर लिया। और इंडिपेंडेंट करने के बाद इसी को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। और अपने अधीन लोगों से, और ये कब खत्म होगा सामंतवादी व्यवस्था? ये चलता रहेगा जब बाद में तुर्कों का आक्रमण होगा। ये करीब आपका 200 सालों तक सामंतवादी व्यवस्था। और जब बाहर से जब तुर्क आक्रमण करेंगे और फिर जब व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे, फिर भारत का और तुर्कों का, जब कहते हैं ना कि भारत और तुर्कों का, जब तुर्कों का भारत में आक्रमण हुआ तो फिर व्यापार शुरू विदेशों के साथ में, और कला और संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। तो मार्केट में जब फिर फ्लो हुआ तब सामंतवाद टूटा और केंद्रीय पावर के अधीन धीरे धीरे भारत सेंट्रल तुर्क यानी कि जो गुलाम वंश पड़ते हैं, तो जो सेंट्रल पावर गुलाम वंश का जो बना उसके अधीन फिर सब जो डिसेंट्रलाइज है सब क्या होने लगे? सेंट्रलाइज होने लगे। और फिर यहीं से भी भारत सेंट्रलाइज होना शुरू हुआ। और मैंने कल बताया था कि सेंट्रलाइज होने में सबसे पहले अगर सबसे बड़ा जो भारत बनाया, तो हर्षवर्धन के बाद जो टूटा था भारत, उसको एक किया था अलाउद्दीन, सेंट्रल पावर। और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता चला, और फिर एट लास्ट टूटेगा औरंगजेब की डेथ के बाद 1507, और फिर अंग्रेज यूनिफाई करे, और जो यूनिफाई किया उसी को आजाद करके चले। ये है कंपटीशन की तैयारी। सामंतवाद को है तो सामंतवाद अच्छा है कि बुरा है? सामंतवाद अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। क्यों बुरा है? सर एक तो लैंड होल्डिंग एरिया के पास चली जाएगी तो, और हाँ बताइए सामंतवाद क्यों बुरा है? तो सर नहीं समझ, ऐसे लड़कियां बताएं नहीं समझ पा रहे। दूसरे के अधीन है। दूसरे के अधीन अपने पे डिपेंडेंट हाँ, आप स्वतंत्र नहीं, व्यापार से तो आप स्वतंत्र होना चाहते हैं अपने माता पिता से, जी नहीं नहीं सर। इकोनॉमिकली तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं आज के समय में, इसी को पूंजीवाद कहते हैं। वरना आपके जो खर्चे हैं वो कब तक आपके माँ बाप संभालेंगे, क्योंकि खर्चे भी आपके अब बढ़ गए हैं। तो आपको सामंतवाद अच्छा नहीं है। आपको कोशिश करना है कि इसीलिए कि सरकार आज वर्तमान समय में गवर्नमेंट मैक्सिमम व्यापार फोकस करे, कितना ज़्यादा ट्रेड बढ़ जाए जिससे कि लोग इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो जाए।
सर सामंतवाद और जमींदारी प्रथा इन दोनों में थोड़ा सा कनेक्शन है ही, मतलब हैं? जमींदारी प्रथा तो सामंत वही लैंड होल्डर थे वो। आज जैसे कि है, जैसे कि अब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सामंतवाद है। सामंतवादी जब व्यवस्था होगी तो आप जमीन के मालिक नहीं हो, आप जमीन पे मजदूर हो। और जब सामंतवादी आप मार्केट में पैसा है तो आप जमीन के अब क्या होंगे, जब फ्लो होगा तो आप जमीन के मालिक होंगे। तो सामंतवादी व्यवस्था को वो उसको तोड़ा जाता है। क्योंकि भारत की आज़ादी तक जमींदारी प्रथा भी थी, जैसे कि वो थोड़ा। तो सर ये राजा लोग क्यों रखे थे सर सामंत? राजा लोग सामंत क्यों रखे थे? अभी और सामंत में एक चीज़ और इसकी कमी बता दें आपको। आप लोग अगर कहीं कुछ अच्छा बच्चों का ध्यान रखिए, ये बेटा अगर कहीं आपको जाओ तो तुरंत मुझसे पूछिए कि सर ये चीज़ आपने बताई, हाँ क्या सवाल पूछा था? वही सर क्यों रखते थे, मतलब जैसे कि हाँ, का टैक्स जैसे कि आप देखिए इतना बड़ा आपका भारत आज के समय में, तो क्या अकेले मोदी चला रहे हैं? पूरा एक सिस्टम है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राज्य बना है। बस 2 मिनट में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो सामंतवाद में क्या था कि सामंतवाद में था कि ये पद जो थे वो वंशानुगत थे। ये पद क्या थे? यानी कि सामंत का बेटा ही सामंत, सामंत का बेटा ही सामंत, सामंत का बेटा ही सामंत। और भारत की पराजय के सबसे महत्वपूर्ण कालों में से एक कारण है। और जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने भारत में एक नई व्यवस्था शुरू की जिसको कहते हैं एकता व्यवस्था। और एकता व्यवस्था में क्या था, सामंतवाद जैसे कि अब गुर्जर प्रतिहार के सामंत पाल के तो नहीं थे, लेकिन गुर्जर प्रतिहार थे। तो क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहार वीक में सब इंडिपेंडेंट हो, करीब 7 राज्यों में, एक राज्य था उससे कितने राज्य निकले? 7 राज्य निकले। और फिर वही सामंत चलते रहे, कोई परिवर्तन नहीं। और इसको जीतने में फायदा किसको हुआ? और आपस में लड़ते रहे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए फायदा। जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो जब कैप्चर किया तो कैप्चर करने के लिए उन्होंने उसको एकता बोल दिया कि एकता है और एकतादार अपॉइंट किया जाए, और वो वंशानुगत नहीं है। जो सेंटर में बैठेगा किंग, वो एकतादार जो काम करेगा उसके प्रेजेंटेशन पर है। अगर वो सही टैक्स नहीं वसूल कर रहा तो उसको चेंज किया जाएगा। ये कोई बेईमानी कर रहा, कोई घपलेबाजी कर रहा तो उसको चेंज करके दूसरे को अपॉइंट किया जाएगा। जैसे हर आपके 75 जिले हैं, 75 जिलाधिकारी हैं, तो जिलाधिकारी बदलते नहीं बदलते हैं, मैक्सिमम 3 साल तक रह सकता है। और अगर अच्छा काम नहीं किया तो मुख्यमंत्री तुरंत उसको दूसरे दिन बदल देगा। तो एक प्रेशर है ना परफॉर्मेंस का। तो वो इक्तादारी व्यवस्था थी जिसकी वजह से भारत में जो तुर्क थे वो इस्टेब्लिश हो गए। और जो सामंतवादी व्यवस्था थी ये भारत के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ये वंशानुगत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिख लीजिएगा सामंतवादी व्यवस्था और इक्तादारी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था फैले क्यों? जैसे ये देखा तो इसका मतलब जा सकता है कि जैसे सामंतवाद में जो कि वंशानुगत है, तो वंशानुगत में ये हो सकता है कि उसके पास वो योग्यता भी नहीं हो सकती, क्योंकि वंशानुगत है। वहीं पे इक्तादार उसके परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। परफॉर्मेंस डीएम आपके मुख्यमंत्री हर 5 साल में चुनाव होगा, तो जनता डिसाइड करेगी ना कौन बनेगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। हर 5 साल में चुनाव होगा। हालांकि वहाँ चुनाव नहीं होता, लेकिन उनका वर्क देखा जाता था कि आपका वर्क जो आपका काम है उस सिलसिले में टैक्स कलेक्शन या सेना रखना, सेना का योगदान सेंट्रल आर्मी के लिए क्या है। सेंट्रल आर्मी नहीं थी, इक्तादार ही अपने पास सेना रखते थे, और जब केंद्र को जरूरत होती तो अपनी सेना को भेज देते थे और उसके माध्यम से वो युद्ध करते थे। तो उसका परफॉर्मेंस भी देखते थे। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो ठीक है आप रहिए, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और सामंतवादी व्यवस्था में लेकिन नो ट्रांसफर, आई एम द किंग। तो किंग है तो आप बाहर के आदमी ने आक्रमण किया और हम आपस में ही लड़ रहे हैं, और इस तरह नहीं लड़ रहे हैं, कायदे से लड़ रहे हैं राज्य विस्तार को लेकर। तो लड़ रहे हैं तो तीसरा जब भारत पे आक्रमण करेगा तो उसकी तो विजय निश्चित ही होगी। और इसीलिए वो जीते कि हम तुमको मार रहे हैं तो तुम खुश हो रहे हैं, तो हमारी मदद नहीं कर रहे हो। भाई मोहम्मद शाह गोरी ने जब आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर,
दोनों पड़ोसी ही थे। जय जयचंद कन्नौज का था, ये दिल्ली अजमेर के शासक थे। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया ही था। द्वितीय युद्ध में जब हार गए पृथ्वीराज चौहान, तो जयचंद ने दिए जलवाए और फिर पृथ्वीराज चौहान को भी हराया और उसके बाद जयचंद को भी चंदावत के 1194 में हराया। तो अब इसलिए कहते हैं ना कि निरंतर जागरूकता ही सुगमता का मूल। ये सिर्फ आपस में लड़े, इसीलिए जो ये आपका त्रिपक्षीय संघर्ष है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं आखिरी है। इसके बाद जब त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद तो उधर बंगाल तक सीमित हो गए और राष्ट्रकूट जैसे दक्षिण में था ना, ये पहला आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कौन सा दक्षिण का राज्य था जिसने पहली बार उत्तर भारत में इंटरफेयर किया, तो राष्ट्रकूट है। वरना दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो उत्तर भारत के मामले में इंटरफेयर नहीं, आज भी नहीं करते। आज भी देख लीजिए दक्षिण भारत के तो राष्ट्रकूट ही थे जो उत्तर भारत के मामले में इंटरफेयर करते हैं। तो राष्ट्रकूट भी अपने में, और राष्ट्रकूट में देखिए अब तुमको तीनों तुम लोग कह रहे थे तीनों में कहीं से कहीं टॉपिक कनेक्ट हो जाता है, इसको जोड़िए आप, इसको जरूर इसको समझना। जैसे राष्ट्रकूट का तुमने आक्रमण ही पढ़ा। अरे जानो राष्ट्रकूट में जो वंश था उसमें कृष्ण पतन ने बनाया कैलाश मंदिर, उसके बारे में जानो। इसके अलावा जानो कि इन्होंने मुसलमानों को बसने की अनुमति भी दी थी अपने राज्य में, जामा मस्जिद बनाने की अनुमति दी थी। अब क्योंकि दक्षिण भारत है, अब से दक्षिण जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ना, तैयार देखो लिखना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लिखवाना मैं लिखवा भी दूंगा। मुझसे आप जितना बहस करेंगे उतना मुझे बहुत मजा आता है। आप अपने विचारों को जाने खोले तो अब देखिए आखिर मुझे दक्षिण भारत में क्यों बताया मुसलमान, तो गुर्जर प्रतिहार नहीं क्यों बताया। अब गुर्जर प्रतिहार में सुलेमान ने लिखा है तो बंगाल में आया, उसने कहा अरबों के लिए सबसे खतरनाक है मीर। अब तुमको नहीं समझ में आ रहा हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, तुम्हारे नोट्स तुमको खुद बनाने हैं। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार का ही था, नागभट्ट सेकंड का सन था मिहिर भोज। और मिहिर भोज यानी कि उधर राजस्थान और गुजरात में एरिया में मुसलमानों को, यानी उसके बगल में अगर देखेंगे तो सिंध, तो ये हमको बहुत बुरा लगता है। आवाज़ आ रही है सर? वैसे मेरी आवाज़ आएगी, लेकिन तो थोड़ा आगे आता तो बहुत अच्छा भीड़ तो है। तो सर सामंत भी सेना रखते थे सर? हाँ बेटा, सामंत भी सेना रखते थे, जैसे इक्तादार रखते थे। नहीं तो अब सामंत सेना क्यों रखेंगे? सामंत तो इंडिपेंडेंट हो गए। नहीं सर, तब जब राजाओं के बाद भी नहीं, उसके बाद अपनी सेंट्रल आर्मी रखते थे वो, जैसे राष्ट्रकूट है और पाल है या गुर्जर प्रतिहार, इनकी अपनी सेंट्रल आर्मी हुआ था। ये सेना जो आप जो देख रहे हैं कि जो वो तुर्क पीरियड गुलाम वंश के समय कि वो अपने अपने इक्तादार हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको अपनी अपनी सेना रखनी है। सेंट्रल आर्मी भी सबसे पहले अगर किसी ने रखी तुर्क पीरियड, यानी कि गुलाम कहते हैं गुलाम वंश में, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी। 4,75,000 सेना थी सेंट्रल आर्मी, पहली बार केंद्रीय सेना रखी गई, अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। क्या अभी वहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद तो फिर और आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगा। दक्षिण भारत में क्यों? दक्षिण भारत में यहाँ के मुसलमान के ऊपर से जामा मस्जिद बनाने का क्यों परमिशन दिया राष्ट्रकूटों ने? जबकि राष्ट्रकूट को कहते हैं आप हिंदू थे, किस मंदिर बनवाया था? कैलाश मंदिर, उस समय का सबसे बड़ा। तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, व्यापार सबसे, और सारे मैक्सिमम व्यापार जो होते थे वो सी रूट के माध्यम से होते थे, सी रूट के माध्यम से होते थे। इधर गुजरात और ऊपर का पोर्शन जो था ये पे गुर्जर प्रतिहार और इधर सिंध है, और सिंध में ऑलरेडी मुसलमान है। अभी तुम लोगों से मुसलमान कहते हैं समझ में आता है, मुसलमान में भी कई कैटेगरियाँ, वो तो छोड़ो, अभी अरब पे जाओ और तुर्की जाओ, दोनों अलग अलग है। हाँ सर, वहाँ पे खलीफा दोनों अलग अलग। तुर्की का मतलब हो गया कन्वर्टेड मुसलमान और अरब का मतलब हो गया ओरिजिनल मुसलमान, जो अपने आप को सबसे ऊंचा मुसलमान समझते हैं। वही लोग और बाकी वो किसी
खलीफा वही लोग घोषित करते थे ना अरब कुछ नहीं, आज जो समस्या विश्व की है, इसी वजह से समस्या है। अब वो अभी जब वहाँ से पहुँचेंगे तो उस पर ले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, टॉपिक से इधर दूसरे टॉपिक पर चला जाएगा। यानी कि आपको ये जानना है कि अब देखो अरब और अब्दुल का रहता है कि भारत पर, जब इससे पहले आपने पढ़ा होगा भारत पर अरबों का आक्रमण, आप पढ़ेंगे 1000 पे तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण है। इससे पहले पढ़ा था आप लोगों ने तो भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ा था। आप पढ़ेंगे 1000 से तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण, और दोनों मुसलमानों का लगा। तो ये जो तुर्क हैं एक कन्वर्टेड मुसलमान है, एक मुसलमान सुन्नी शिया वाले वो तो सुन्नी शिया अलग चीज़ है, सुन्नी शिया अलग चीज़ वो तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन तुर्क अलग हैं, मुसलमान हैं जैसा भारतीय मुसलमान। यहाँ के जितने मुसलमान हैं इनको हिंदू कहा जाता है अरब में जाने, अरब में सर अच्छा हाँ सर क्योंकि वो जानते हैं कि जितने मुसलमान भारत में हैं वो मुसलमान कन्वर्टेड हैं। अब इसके मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ओरिजिनल मुसलमान समझते हैं, ठीक है, उनको असराफ कहते हैं, और जो कन्वर्टेड हैं उनको असराफ अजलाफ कहते हैं। पसमानदा मुसलमान एक नाम सोचते होंगे, पसमानदा मुसलमान। पसमानदा मुसलमान का मतलब होता है कन्वर्टेड मुसलमान, जो हिंदू थे और जिन्होंने अपना धर्म बदल कर, तो उन दोनों के बीच में अभी भी रोटी और बेटी का संबंध नहीं है। वो जानते हैं कि वो अपने में ही शादी करेंगे, पसमानदा पसमानदा में। इतिहास पढ़ेंगे बहुत चीज़ें खुलेंगी, लेकिन धीरे धीरे खुलेंगी। बहुत सारे आपके जितने भी प्रश्न हो इतिहास के मुझसे आप बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसको आपको उसके तह में जाकर उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब चूँकि इधर जो व्यापार जितना होता था तो सिंध थे, इधर के लोग इधर नहीं घुस पाए क्योंकि इधर गुर्जर प्रतिहार और ये नहीं घुसना। और इसमें जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक था, सबसे 50 साल तक इसने कन्नौज को राजधानी में रखा, उसका नाम था मीर भोज। अब मीर भोज के बारे में इसने एक क्वेश्चन जो है पीसेस वगैरह में आदि वराह की उपाधि, आदि वराह की उपाधि जो सिक्के मिले हैं उससे पता चला कि आदि वराह। अब आदि वराह, अब इतिहासकारों ने क्या इसका मतलब निकाला कि वराह का मतलब होता है भगवान विष्णु का अवतार, इसलिए इन्होंने कहा कि जो मिहिर भोज थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तो इन्होंने यहाँ मुसलमानों को भारत में घुसने नहीं दिया। ये क्वेश्चन बहुत उसका आदि वराह उपाधि, ठीक है। लेकिन अब इसको आपको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। इधर राष्ट्र, जब ये सीमा मिल रही है, ये है आपके राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट इन्होंने बढ़िया बनाया ही कैलाश मंदिर, इसके अलावा जो व्यापारिक केंद्र जो है अरबों से, तो व्यापारिक केंद्र है और इधर भी बसे हुए हैं, इधर मुसलमान बसे हुए हैं, तो ये कैसे रोक देंगे व्यापार का। तो मुसलमानों को यहाँ बसने का भी, यानी कि कहने की धार्मिक सहिष्णुता थी। जैसे आपने देखी यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता है, पाल बौद्ध के भी अनुयायी थे, जैन को भी संरक्षण दिया और हिंदुओं को भी। तो कहते हैं कि क्या मैंने बताया कि सहिष्णुता की भावना थी। तो आपको युद्ध भी पढ़ना है और सोशल एंड कल्चर भी पढ़ना है, दोनों चीज़ जानना चाहिए। तो मुसलमान को जामा मस्जिद बना दो भैया, आज तभी तो बताए। अब दक्षिण भारत में बहुत मुसलमान हैं इन कंपनी से उत्तर भारत पूरे बसे हुए हैं, और ये इसी व्यापार के माध्यम से बसे हुए। इसको हमेशा ध्यान रखें, आगे चल के बहुत कमाए। अभी जब आगे इतिहास बढ़ेगा सल्तनत पीरियड में, तो यहाँ पर ये बहमनी वंश बनेगा अभी, तो यहाँ पर भी कई तरह के झगड़े होंगे। ओरिजिनल मुसलमान, नकली मुसलमान, भारतीय मुसलमान, अब इनके बीच में झगड़ा होगा। सिर्फ हम लोग तो सिर्फ मुसलमान जानते हैं, लेकिन उस झगड़े में कौन जीतता है ये आपको आप आगे चल के सीखेंगे। तो इसको कंक्लूड कर दें, कंक्लूड कर दें, दिखा दें। कंक्लूड करने से पहले थोड़ा सा और बता दें। तो इस तरह का कोई किताब में इस तरह का तो मिलता नहीं है इसे पढ़ने के लिए। जो हम बता रहे हैं ना, हाँ। जो हम बता रहे हैं, देखो दो चीज़ें नहीं मिलेगा किताब में। अब सुन लो क्यों नहीं मिलेगा। देखो दूध है,
दूध से मक्खन, मक्खन निकलता है ना, फिर मक्खन से दूध से मलाई, दूध से मलाई, एक मिनट, दूध से मलाई, मलाई से मक्खन और मक्खन से घी। यानी कि जब हम लोग बहुत किताब पढ़ते हैं तो कई फॉर्म में ज्ञान बदलता जाता है, और बदलने के बाद जब घी तक पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल निचोड़ा हुआ ज्ञान। और जो सिविल सर्विस है वो घी मांगता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता। जैसे हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन ही तो ले रहे हैं, लेकिन हम ओपिनियन नहीं दे सकते। ओपिनियन कब दे पाएंगे? राय हम कब दे पाएंगे? जब हम दूध के लेवल से और घी के लेवल पर पहुँचे। तो वो सड़क छाप वाली बात हो जाएगी, कुछ भी बोल देना खड़े होकर, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। तो आपको भी इसमें सिविल सर्विस बहुत डिफरेंट होता है। सिविल सर्विस वो कुर्सी ऐसे उसको नहीं मिलती, उसके सामने बहुत लोग जाते हैं, लेकिन अब वो निर्णय उसको करना होता है, कैसे निर्णय करना है, बहुत जब वो बहुत उसके अंदर सब ज्ञान भर दिया। तो आप लोग भी मतलब उसी को कहते हैं सोचने वाला प्राणी, थिंकिंग क्रिएचर, सोचने वाला प्राणी। इन्फॉर्मेशन सिर्फ नहीं लेना। मैंने क्या कहा अभी कल ही, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन लेने का मतलब है BA कर लो, MA कर लो, इन्फॉर्मेशन ले लो, लिखो, पास हो जाओगे, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। लेकिन आप सिविल सर्विसेज में जाओगे तो वहाँ तुमसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते, तो तुमसे कॉन्सेप्ट मांगते, उसको लिखो मेन्स प्री क्वालिफाई। जैसे भी मतलब प्री में सवाल पूछता आदि पर आकर, अब इस तरह के ये फैक्ट हो गए। लेकिन जब मेन्स में जाओगे तो वहाँ तुमको लिखना पड़ता, तो तुमको ऐसी चीज़ें लिखनी, ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। वैसे आप लोग अगर पढ़ना चाहें, किताब लेना चाहें, तो कल मुझसे लड़के ने पूछा था SK पांडे की किताब ले लीजिए, प्राचीन इतिहास की है किसी के पास? SK नहीं, NCERT की नहीं, SK पांडे की सिविल सर्विस की किताब। हाँ, तो SK पांडे की किताब ले लीजिए आप। मुझे नहीं पता कितने मिलेगी, 150-200 की मिलती है आप, तो वो खरीद लीजिए, उससे आप लोग पढ़िए। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबका उसमें आपको मिल जाए, मुझे लगता है मिल जाए। हालांकि मैं SK पांडे नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन की वो खरीद के पढ़ते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, पढ़िए। हम लोग क्या एक किताब नहीं पढ़ते हैं, कई किताबें। ये सतीश चंद्रा का मैं बोल रहा हूँ किताब खरीद लीजिए, तो वो समझ ही नहीं पाओगे कि सतीश चंद्रा किताब लेकर हम इतिहास पढ़ने लगे डायरेक्ट। वो घी का स्तर, हाँ, मध्यकालीन इतिहास है, फिर मध्यकालीन है, 2 पोर्शन में है, एक सल्तनत काल और एक मुगल काल। अब सतीश चंद्र सबसे अच्छी किताब है, JNU में वही किताब पढ़ाई जाती है। मतलब वो निरपेक्ष होकर पढ़ा है। जैसा कि टीचर का काम है कि निरपेक्ष होकर, यहाँ पे ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान, आई एम टीचर, तो वहाँ पे हमें किसी का फेवर नहीं करते, किसी का फेवर नहीं करते। मैक्सिमम चीज़ें रिसर्च के माध्यम से जो प्रूफ हुई वो चीज़ आप तक पहुँचाएंगे, ये काम। और ये एज ए स्टूडेंट आपका भी काम होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का एक अलग मामला जी सर, एकेडमिक बात एक अलग चीज़ है, और चौक चौराहे पे खड़े होकर इतिहास की बात करना वो अलग चीज़ है, और जब एकेडमिकली आ जाएंगे तो वो बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, तो राज ये तो हो गया। इसको कंक्लूजन दिखा दें आपको, आप लिखा दो, लिख लीजिए कंक्लूजन। ये क्या लाइट चली गई क्या? लाइट जी त्रिपक्षीय संघर्ष से तात्पर्य, त्रिपक्षीय संघर्ष डालिए। त्रिपक्षीय संघर्ष से तात्पर्य उत्तर भारत के केंद्र कन्नौज को अपने अधिकार में करने के लिए पाल, राष्ट्रकूट एवं गुर्जर प्रतिहार वंशों का आपसी संघर्ष है। यह संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष से तात्पर्य उत्तर भारत के केंद्र कन्नौज को अपने अधिकार में करने के लिए
पाल, राजपूत एवं गुर्जर प्रतिहार वंशों का आपसी संघर्ष था। यह संघर्ष 8वीं सदी के अंतिम दशक यह संघर्ष 8वीं सदी के अंतिम दशक ब्रैकेट में 790 से आरंभ होकर 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक चला। 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक चला। हो गया। कन्नौज को अपने आधिपत्य में लेने का पहला कदम प्रतिहार शासक वत्सराज का टाइम भी लीजिए ब्रैकेट में नहीं, पर 770 से 805 ने उठाया। कन्नौज को अपने आधिपत्य में लेने का पहला कदम प्रतिहार शासक वत्सराज 770 से लेकर 805 CE ने उठाया। उसका उद्देश्य कन्नौज को विजय करके संपूर्ण गंगा की घाटी पर अपना अधिकार करना था। गंगा की घाटी पर अपना अधिकार करना था। संपूर्ण गंगा की घाटी पर अपना अधिकार करना था। परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया। जिसका फायदा उठाकर पाल वंश के धर्मपाल ने या बंगाल के पाल वंश के धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ब्रैकेट में लीजिए 790 सी कॉमन 790 मतलब 790 ईस्वी में धर्मपाल ने उसको कैप्चर कर लिया। वत्सराज फिर कल आपको मैंने बताया था कि कैसे उसने वहाँ पे दरबार लगाया और अपने अधीन लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अगर वो लिखे हो तो बात कर लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, वत्सराज की मृत्यु 805 ब्रैकेट में 805 के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ये ब्रैकेट में लिखिएगा। 805 नागभट्ट का टाइम पीरियड ने अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। 833 ने अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और कन्नौज पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और धर्मपाल को परास्त कर
उसके राज्य की सीमा मुंगेर तक घुसने में सफलता प्राप्त की। और उसके राज्य की सीमा मुंगेर तक घुसने में सफलता प्राप्त की। और परास्त कर उसके राज्य की सीमा मुंगेर तक घुसने में सफलता प्राप्त की। परंतु नागभट्ट द्वितीय भी अधिक समय तक अपनी सफलता का उपभोग नहीं कर सका। परंतु नागभट्ट द्वितीय भी अधिक समय तक अपनी सफलता का उपभोग नहीं कर सका। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया। इसमें नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया। टाइम ले लीजिएगा 809 से 810 ब्रेकअप में 809 और दक्षिण भारत लौट गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आप 809-10 जैसे इसमें 23-24-25 चल रहा है, इसे 9-10 के बीच में उसको परास्त किया और दक्षिण भारत लौट गया। अब अच्छी दक्षिण भारत में लौट गया। जैसे कि आप यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा बता दें आपको कि देखिए दक्षिण, मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत कि पहला एक राजवंश था जिसने उत्तर भारत में इंटरफेयर किया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी एक राज्य है, इसका नाम है चोल डायनेस्टी। चोलों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अभी बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन चोल के एक वंश की स्थापना विजयालय ने की थी और राजेंद्र चोल का नाम सुना होगा। और एक राज जिसका नाम, उसका ओरिजिनल नाम था अरिमोल वर्मन नाम था उसका, राज प्रथम के नाम से वो मशहूर है, अरिमोल वर्मन, ठीक है। तो ये चोल वंश का भी फाइटिंग चल रहा था। तो ये यहाँ अपना राज्य छोड़ के मैक्सिमम उत्तर भारत में संघर्ष नहीं कर पाते थे और लौट के फिर अपने आना पड़ता था अपनी इस राज्य में। चोरों से भी इनका लगातार संघर्ष, मैंने कहा इंटरनल संघर्ष। जैसे आप संघर्ष नहीं चल रहा है भाई, कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं जैसे आज है। आज संघर्ष कैसे होता है? आज तुलना भी करना सीखिए ना। आज संघर्ष कैसे हो रहा है? अब हर 5 साल बाद चुनाव हो जाता है और जनता जिसको वोट देती है उसकी सरकार बन जाती है, इसलिए संघर्ष नहीं हो रहा। बांग्लादेश में लगातार 15 साल थी, संघर्ष हो गया। जनता गई प्रधानमंत्री को, अगर प्रधानमंत्री ना भागती तो प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती। शेख हसीना की जबरदस्ती सत्ता पे काबिज अपने विरोधियों को बंद करके। तो क्या हुआ कि अगर चुनाव नहीं होगा और जबरदस्ती कोई करेगा तो जनता बहुत दिन तक बर्दाश्त हो सकता है कि आपके खिलाफ बगावत हो जाए। इसी को क्रांति बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सत्ता में परिवर्तन होगा क्रांति। बांग्लादेश में अभी आपके सामने क्रांति। अपने भारत में क्या है कि 28 राज्य हैं, तो क्या है कि हर जगह चुनाव होते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए युद्ध नहीं होता। इस समय जो पढ़ रहे हैं तो कोई सरकार तो थी नहीं, सरकार तो थी, राजतंत्र था ही, लेकिन कोई डेमोक्रेसी नहीं थी कि चुनाव हो रहा है। तो सब अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, सब अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। और ट्रेडिंग कैसे होती थी? ट्रेडिंग को समझना, बहुत व्यापार को जरूर समझना, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है, अगर व्यापार सब कुछ बढ़िया चलेगा तो वो हर आदमी, जो व्यापार जब अच्छा चलता है तो किसी प्रकार से कोई युद्ध, हमेशा वो शांति चाहता है। अगर व्यापार अच्छा चल रहा है, यानी आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी है, वो क्या चाहता है? शांति चाहता है। और अच्छी नहीं है तो क्या होता है? युद्ध होता है। इसलिए क्योंकि स्थितियाँ बहुत अच्छी
नहीं, और सब अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं और एक दूसरे को लूट लेना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति, और अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आर्थिक स्थितियां धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही, या मुगल काल में नहीं हो रहा था लेकिन कम हो रहा था, इतना नहीं हो रहा, लेकिन इस समय ज्यादा हो रहा है। ये पीरियड क्या है? ये भारत को क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। ये पीरियड भारत को क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। और ये कमजोर हुआ तभी 1000 से लेकर और पूरा सल्तनत पीरियड, यानी मुसलमानों का शासन रहा भारत के ऊपर, फिर पूरा मुगल पीरियड शासन रहा, और फिर वही कमजोरी थी तो पूरा अंग्रेजों का। और अंग्रेजों के जाने पर अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि व्यवस्था आ गई ना, क्योंकि वो व्यवस्था पहले नहीं थी, तो व्यवस्था आ गई, इस वजह से दिक्कत है। तो आपको इतना सोचना है कि आखिर यहाँ व्यवस्था, तो आर्थिक समस्या लगातार युद्ध होंगे, मतलब युद्ध हो रहा है, मतलब शांति। अगर आप ही सोचिए, साउंड हो जाइए, अगर किसी मारवाड़ी के पास 10 करोड़ हो गया तो कभी युद्ध की बात करता है? उसको जब गाली भी दे रहा तो सुन के जा, क्यों? क्योंकि उनका पैसा है, वो किसी भी हिसाब से वो शांति चाहता है, क्योंकि अगर अशांति हुई सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस किसको होगा? उसी को। ठीक है, तो दक्षिण भारत को लौटा रहे हैं क्योंकि इधर से इनको नीचे से भी प्रॉब्लम हो रही है, चोल डायनेस्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, उसी के आगे फिर चलिए। धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल, धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल 810 से 850। ये शासन काल में संघर्ष पुनः आरंभ हो गया और नवीन प्रतिहार शासक मिहिर भोज पुनः संघर्ष आरंभ हो गया। ये शासन काल में संघर्ष पुनः आरंभ हो गया और नवीन प्रतिहार शासक मिहिर भोज जैसा भी आप इस तरह याद रखोगे, वर्ष रात के बाद नागवट टूटती है, नागवट टूटने के बाद मिहिर भोज। अब ये याद रहेगा गुजर तक। 833 तक का मैंने बताया ना आपको, पीछे लिखा भी होगा, अब जब आप घर पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नवीन प्रतिहार शासक मिहिर भोज 836 से 885, 836 से 885, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। मिहिर भोज को भी एक बार युद्ध में देवपाल ने परास्त किया। मिहिर भोज देवपाल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने पुत्र का नाम महेंद्रपाल रख दिया। महेंद्रपाल, क्योंकि अभी तक ये पाल चलेगा नहीं, जैसे अभी तक आपने वत्स राज पढ़ा, फिर नागभट पढ़ा, फिर मिहिर भोज पढ़ा। अब मिहिर भोज के बाद गुर्जर प्रतिहार में जितने लोग आएंगे वो सब कौन से अपने नाम के साथ में क्या लगाएंगे? जो बंगाल में जो पाल है वो पाल अब अपने नाम के साथ में लगाएंगे, क्योंकि इसमें पराजित हुआ था देवपाल से। तो अब जो इसका पुत्र होगा, इनका 50 साल का शासन करेगा, लेकिन इसके बाद जो इसका पुत्र होगा महेंद्रपाल, महेंद्र के साथ में उसने पाल शब्द जोड़ा, देवपाल से प्रभावित। इस तरह सबसे लंबे समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश का कब्जा रहा।
गुर्जर प्रतिहार वंश का कब्जा रहा। पैराग्राफ से राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने 915 से 18 के मध्य एक बार पुनः उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासक महीपाल को परास्त किया। अब यहाँ पे 2 मिनट पूरा देखो, अब गुर्जर प्रतिहार का तुम टाइम लाइन लिख लो। जब आप नोट बना रहे हो एक तरफ लिखो, मैं बोल रहा हूँ पूरा। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के सामने नागभट्ट फर्स्ट ने की, फिर सेकंड लिखते जाइए आप, फर्स्ट फिर सेकंड, फर्स्ट नागभट्ट प्रथम, दूसरा वत्सराज, फिर तीसरे पे आ जाइए नागभट्ट द्वितीय। मैं इस पे लिखूँ क्या? बस मेरी आदत नहीं लिखने में लिखो। सबसे पहले आपने क्या लिखा? नागभट्ट फर्स्ट, फिर दूसरा वत्सराज, तीसरा नागभट्ट द्वितीय, चौथा लिखिए मिहिर भोज, फिर पांचवा लिखिए महेंद्र पाल, और छठवां लिखिए महीपाल। देखिए पाल आगे ना दोनों। मैंने क्या बताया कि इतना प्रभावित हुआ जब उसने पराजित किया देवपाल ने, तो इसने अपने बच्चों का नाम पाल कर दिया, महेंद्र पाल, और फिर महेंद्र पाल का जो सक्सेसर हुआ वो महीपाल। तो अब ये जो टाइम तुम देख रहे हो करीब 100 सालों का, तो ये 100 साल यही कैप्चर है। अब जब घर पे जाके देखिएगा किस टाइम पे कन्नौज पर किसका कब्जा था, तो आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार का सबसे ज़्यादा देर कन्नौज पर कब्जा था। अब गुर्जर प्रतिहार का कब्जा है, तो अब गुर्जर प्रतिहार कैसे ठीक हो रहा है? तो अब गुर्जर प्रतिहार पर अभी तक किसी का चक्कर मैंने आपको बताया था कि इधर पाल ने अपने आप को सीमित कर लिया, इधर गुर्जर प्रतिहार ने, और इधर राष्ट्रकूट। तो करीब 40-50 साल तक शांति बनी रही। लेकिन फिर 915 से 18 के बीच मैंने इसे लिखा, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने 915 से 18 के मध्य एक बार पुनः उत्तर भारत पर और प्रतिहार शासक महीपाल को परास्त किया। और परास्त किया के बाद लिखिए, परास्त किया और कन्नौज को लूटने में सफलता पाई। परंतु सदैव की भांति राष्ट्रकूटों की यह सफलता भी अस्थायी। परंतु सदैव की भांति राष्ट्रकूटों की ये सफलता भी अस्थायी रही। लास्ट पैराग्राफ है, इसको बस इसी से आप अपना अब इसको जाकर जब पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस संघर्ष का अंतिम परिणाम पैराग्राफ से लिखिएगा। इस संघर्ष का अंतिम परिणाम पाल वंश का बंगाल तक सीमित हो जाना। इस संघर्ष का अंतिम परिणाम पाल वंश का बंगाल तक सीमित हो जाना तथा प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की शक्ति का दुर्बल हो जाना। फिर से बोल रहा हूं, इस संघर्ष का अंतिम परिणाम पाल वंश का बंगाल तक सीमित हो जाना तथा प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की शक्ति का दुर्बल हो जाना। लिख लिया? दुर्बल हो जाना था।
10वीं सदी के प्रारंभिक काल में ही 10वीं सदी से क्या मतलब समझते हैं? 900 से एक 900 वेरी गुड। 10वीं है तो हम लोग स्मार्ट बच्चे हैं, हमको कभी कभी स्मार्ट बच्चे भी नहीं हैं, हमको अच्छा लगता है तुमको, मतलब जितना हो सके उतना मुझसे पूछो। बहुत सी बातें हैं जो निकले तो पढ़ा बहुत कुछ है, जितना निकलता है वो तो हम ही जानते हैं, पूछो तो निकलेगा। 10वीं सदी के प्रारंभिक काल में ही ये तीनों राजवंश पर्याप्त दुर्बल हो गए थे, जिसका परिणाम इन तीनों का पतन और भारत का विभिन्न राज्यों में बट जाना, दूसरी तरफ 1000 ईस्वी के पश्चात भारत अपने आंतरिक सामाजिक तनाव, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, भारत अपने आंतरिक सामाजिक तनाव एक्सप्लेन करता हूँ। सामाजिक तनाव का मतलब क्या है? सोशल स्ट्रेस का। हाँ बोलिए। तो आप क्या समझते हैं सामाजिक तनाव? दो धर्मों में सर कोई मतलब मतभेद हो जाता है, सामुदायिक जो मतलब लड़ाई झगड़ा, समाज में अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक तनाव आज भी आपको दिख रहा हो। ऊंच नीच का फर्क बहुत ज़्यादा। हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, जात व्यवस्था है, इसका बहुत बड़ा जबरदस्त तनाव दिखाई नहीं देता है। जब मुसलमान भारत में आए, इसी समय रही तो है 1000 अरब तो पहले से आ चुके हैं, सिंध में बसे हुए हैं, दक्षिण भारत में बसे हुए हैं अरब, कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। कन्वर्ट कौन हो रहा है? कौन कन्वर्ट हो रहा है? हिंदू। जो सर अन्य धर्म के हैं वो दूसरे अब सर वहाँ के जो भी निवासी होंगे, यही सामाजिक तनाव का मतलब है कि समाज में जैसे एक होती है सर नीचे तबके के जो ये है। ये चीज़ नीचे तबके के जो लोग हैं, जो सबसे वंचित जो है, नीचे तबका भी कहेंगे कि और एक आप जनजातियों का हाँ, नाम, जनजाति जी सर जनजातियों। हाँ। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो ही गया। शूद्रों की स्थिति तो बड़ी खराब थी, अछूत और क्या कह सकते हैं कि अछूत, अस्पृश्यता, चंडाल, ये सब थी उस समय। यहाँ तक जो दंड व्यवस्था थी उसमें भी ब्राह्मणों के लिए अलग दंड व्यवस्था, वैश्यों के लिए अलग, एक ही क्राइम और शूद्रों के लिए अलग व्यवस्था थी। इसके और डिस्क्रिमिनेशन था, इसी को सामाजिक तनाव बोलते हैं। महिलाओं के साथ में तो बहुत अत्याचार था जी, तो इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक तनाव। आंतरिक समाज, जैसे आज महिला और पुरुष बराबर, कपड़ा भी बराबर, जूता भी बराबर आज, लेकिन आज से 200 साल पहले ऐसा किसी की महिला हो, चाहे ब्राह्मण की महिला हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य, महिलाओं को कोई बराबर नहीं, महिलाओं को कोई बराबर नहीं। ये सामाजिक तनाव, आंतरिक सामाजिक। फिर तो अब ये अरब हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, अभी और घुसोगे विषय में तो तुम देख रहे हो पूरा पाल डायनेस्टी, नालंदा विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, किसका केंद्र है? लेकिन दिखाया क्या जा रहा है? शिक्षा का, हिंदुओं का केंद्र दिखाया जा रहा है, इसका केंद्र दिखाया जा रहा है। और हिंदू धर्म के अगेंस्ट ही बौद्ध धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म में डिस्क्रिमिनेशन थी, असमानता थी, और बौद्ध धर्म कहता था कि समानता होना चाहिए। समझ रहे? तो ये सामाजिक तनाव। जब सिविल सर्विस की तैयारी करें तो बहुत ही खुल के पढ़ना पड़ेगा। आज भी तुमको चुनाव होता है तो सामाजिक चुनाव जात के आधार पर वोटिंग होती है। अब
मेरे से किसी क्लास में पूछा बच्चे ने कि जाति जनगणना के ऊपर आपका क्या व्यू है, तो मैंने कहा मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊँ, एज ए टीचर बताऊँ। मैंने एज ए टीचर बताइए, पर्सनल बताइए। तो एज ए टीचर पूछा, एज ए टीचर की जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत को टूटने का खतरा। और पर्सनल व्यू है कि इतना लोगों का शोषण हुआ है, इतने लोग पिछड़े शोषित वंचित रह गए हैं, कुछ लोग ही स्थापित नहीं हो पाए, तो उनको हक कैसे मिलेगा उनको? या तो आप सेक्रीफाइस कीजिए, त्याग कीजिए, तो ये आगे आ जाएंगे। तो इनको आगे आप आने नहीं देना चाहते हैं, तो जाति जनगणना हो जाए और जिसकी जिसकी संख्या है उसको उतना सामान दे, लेकिन देश के लिए अच्छा एज ए टीचर। तो सामाजिक तनाव जो मैंने बताया, आंतरिक सामाजिक तनाव, अभी जब आप और पढ़ेंगे उसको, और अल-बेरूनी का किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, उसने बहुत अच्छा से सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया, भारत भूषण राजनीतिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। अब बहुत पैसा, लेकिन आपको बराबरी का अधिकार नहीं था। प्रसूति के हिसाब से महिलाओं में शुद्ध और अशुद्धि होती है, तो बच्चा पैदा होने के बाद कितने दिन में कौन सी महिला शुद्ध होगी, ये भी डिपेंड था कि ब्राह्मण की महिला इतने दिन में, क्षत्रिय की इतने दिन में, वैश्य की इतने, ऐसे भारत, इसलिए भारत की पराजय हुई। आज क्यों सुधार किया जा रहा है? इतिहास से हमको प्रेरणा लेनी है कि हमने जो गलतियां की हैं, हमारे अंदर जो कमियां थी, उन कमियों को सुधारा जाए। रिजर्वेशन क्या है? उन्हीं कमियों को सुधारा जाता है, सबको बराबर करने का प्रयास, तब भारत का हमारा नुकसान नहीं होगा, वरना भारत का नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो आपको मैंने लाइन दिखाई है, आंतरिक सामाजिक तनाव, इसका एक्सप्लेनेशन ये है जो मैंने आपको बताया। ये उस समय भी आज से 1000 साल पहले भी वो सामाजिक तनाव आज कम हो रहा है, वरना महिलाएं कभी सोच सकती थी कि बैठ के पढ़ेंगे, किताब में शिक्षा से वंचित कर दिया गया। लेकिन सर वैदिक काल में पढ़ी, वैदिक काल में पढ़ी, बस वही पूर्व वैदिक, उसके बाद कहीं महिलाओं, अब पता नहीं क्यों, अभी तो आप इधर बहुत पढ़ोगे, महिलाओं को इसलिए बांध के रखा गया। पूछो क्यों बांध के रखा? पूछिए। क्योंकि सर किसी को बांध के तभी रखा जाता है कि वो उसको ऊपर कंट्रोल करे। महिलाओं को कंट्रोल में रखे है कि वर्ण संकरता न उत्पन्न। जब विवाह, आपने सुना कि 8 प्रकार के होते हैं, राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह, हर्ष विवाह, प्रजापात विवाह, ठीक है। इसके अलावा 2 विवाह और होते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत उचित व्यवस्था बनाई गई ब्राह्मण क्षत्रिय। अब पता चले ब्राह्मण की लड़की को शूद्र के लड़के से प्यार है, वो शादी करना चाहते हैं, तो वो प्रतिलोम विवाह है। तो अब उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको कौन सा स्टेटस दिया जाएगा? वो ब्राह्मण होगा, वर्णशंकर हो गया, वो अब खत्म हो गया ये 21वीं शताब्दी में। तो उसको कहा गया चांडा, ये क्या कहा गया? क्या कहा गया? चांडाल का। उसको क्या कहा गया? ना वो ब्राह्मण में है, ना वैश्य में, ना शूद्र में। हाँ, लेकिन ये कहा कि अगर शूद्र की लड़की और ब्राह्मण ले आता तो हम लोग मतलब नीचे से ऊपर ले आएंगे, वो तो रख लेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे न जाना। तो कहा कि लड़की कोई बांध दो, इसको घर से बाहर, इसको शिक्षा से वंचित कर दो, घर में खाना पीना। अब भारत अगर आपका बच जाएगा, लड़की को खोल दिया, क्योंकि उनको चाहिए कि आपको जात व्यवस्था समाप्त कर दो, तो करो शादी, तुम्हारी नौकरी लग जाए। अब IAS की नौकरी तुम SC शेड्यूल कास्ट की हो, IAS बन गई, तो हम पढ़ के पंडित जी हम IAS है, हमारी कोई जात नहीं, आओ शादी हो। मैक्सिमम शादी इंटर कास्ट हो। क्यों? क्योंकि अब क्या है, स्टेटस क्या है, अर्थ है, पावर है, अब जात व्यवस्था वहाँ पर नगण्य है। अब लेकिन पहले ये सामाजिक तनाव था, इसलिए लड़कियों को बांधा गया। अब लड़कियों को खोल दिया गया, बिल्कुल खोल दिया। समाज की जितनी भी बुराइयां हैं धीरे धीरे, अभी 20 साल अभी आज़ादी के बाद से कानून बनाया गया है, लेकिन धीरे धीरे इंटर कास्ट मैरिज और ये दुनिया भर इंटर रिलीजियस मैरिज कई सब जगह इसके लिए धन दिया जाता है, राजस्थान में धन दिया जाता है इससे रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। ऐसा तो नहीं, हाँ, सरकार का है, आप शादी करिए, आपको प्रोटेक्शन देगा, सरकार प्रोटेक्शन देगा। आप सीधे जाइए हाई कोर्ट। अभी एक विधायक, कोई ब्राह्मण विधायक थे, उनकी लड़की एक शेड्यूल कास्ट से शादी की, वो गए हाई कोर्ट और कहे कि विधायक को मरवा देंगे, तो उनको प्रोटेक्शन मिला,
समाज देखिए, लेकिन समाज नहीं स्वीकार कर रहा है। ध्यान सुनिए मेरी बात, परिवर्तन जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक समाजी परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक कानून का कोई मतलब। 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया था और 1985 की 86 तक चलती रही है महिला पुरुष के साथ। जब समाज ने स्वीकार कर लिया कि जलना नहीं चाहिए, गलत है, तब बंद हुआ। बहुत कानून बनाते, पनिशमेंट कर लो, कहीं बाल विवाह, अब जाके बाल विवाह खत्म हुआ ना। तो अभी गांव चला जो काजल लगाएंगे, 15 साल में साइकिल लिए और बिया किए, गाँव दिया लगन शुरू हुआ। यानी कि कानून तो बना हुआ कि बाल विवाह नहीं, लेकिन अब जब सब समाज स्वीकार कर लेगा तब सामाजिक सुधार होगा। तो ऐसे ये अंतर जाति ये सब शुरुआत हुआ ना, अभी 50 साल के बाद खत्म हो जाएगा जाति व्यवस्था। जब देखेंगे 80 की लड़की ठाकुर साहब हैं और 80 की लड़की पढ़ लिख के साहब बन गई, तो अब वो कमज़ोर है बेचारे, शादी कर ली तो उनके घर के खर्चे चल रहा है। तो धीरे धीरे जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी 50-60 साल लगेगा, इसलिए लड़कियों को खोला गया, जाना नहीं लड़कियों को खोला गया, तो लड़की को बंद करके रखा गया ताकि घर में करप्शन, वर्ण संकरता ना पैदा होने पाए। अब खोल दिया नहीं पैदा होना। एक बात प्यार क्या होता है, 40 साल की उम्र में होता नहीं, प्यार तो होता है 17 साल 18 साल की उम्र में। और उस समय हमको जाति व्यवस्था ऊंच नीच कुछ पता होता नहीं है, तो उसी समय चलिए ठीक है। लेकिन तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस लाइन का मतलब सामाजिक तनाव का मैं मतलब इस लाइन को एक्सप्लेन करो। चलिए छोटा सा लाइन नहीं, समाज ये बहुत बड़ी लाइन है। तो 1000 ईस्वी के पश्चात भारत अपने आंतरिक सामाजिक तनाव, नैतिक और धार्मिक पतन तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण, धार्मिक पतन तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण को रोकने में असमर्थ हो गए। राजनीतिक विकेंद्रीकरण को रोकने में असमर्थ हो गया। ऐसे ही समय में तुर्कों के आक्रमण हुए। और अपनी दुर्बलताओं से ग्रस्त भारत उनका मुकाबला करने में दुर्बलताओं से ग्रस्त भारत उनका मुकाबला करने में असमर्थ रहा तथा भारत में तुर्की सत्ता स्थापित हो। इतना पढ़िएगा आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर कभी कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे कभी पूछ सकते हैं। इतना पढ़िएगा आप 2-3 बार रीडिंग मारिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बच्चे संघर्ष क्या हुआ, फिर कैसे बीत हुआ, सब आपस में लड़ के। अब थोड़ा सा हम आपको बताएं राजपूतों का उदय। ये आपका सामंतवाद समझ में आ गया आपको? ये राजपूतों का उदय का उसको सामंतवाद से ही जोड़ेंगे, क्योंकि जब हम उत्तर भारत को देखेंगे तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार था। मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार ही सबसे बड़ा, कन्नौज को सबसे अधिक समय तक शासन किया। यानी कि ये गंगा का मैदान है, गंगा कन्नौज। इधर आपका है गुजरात का कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन है इतना बड़ा एरिया कन्नौज का, करीब 100 सालों तक इस पर शासन किया गुर्जर प्रतिहार।
कहाँ कहाँ से शासन किया, तो आप बताएंगे कि वत्सराज तो हार गया था, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने कैप्चर किया, नागभट्ट द्वितीय के कैप्चर करने के बाद मिहिर भोज सबसे लंबे समय तक 50 सालों तक, और मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल के बाद महिपाल। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उनको सब याद होता चला जाएगा, ना बहुत पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। तो इतना बड़ा साम्राज्य, अब इस साम्राज्य को उन्होंने चलाने के लिए अपने अधीन कुछ लोगों को रखा होगा ना, तो वो उनके सामंत ही थे, वो उनके सामंत ही थे। बच्चों ध्यान समझिएगा, सीधे सोचो, मैंने कहा ना कि दूध से आपको कहाँ तक पहुँचना है, घी, दूध से घी तक पहुँचना, इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, कंसेप्ट समझो। इंफॉर्मेशन तो तुम किताब पढ़ के तुम भी ले सकते हो, कोई भी ले सकता है। ओपिनियन के व्यू पे आएंगे तब घी तक पहुँचेंगे, तब आप बोलना शुरू करोगे, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बोलते। तो अभी जो आपने लिखा, इसमें लिखा है कि तीनों लड़ते लड़ते में कमजोर हो गए अंदर, तो कमजोर हो गए, जब सेंट्रल पावर कमजोर होता है तो रीजनल पावर में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो जब ये कमजोर हो गए गुर्जर संस्थान 967 के बाद आप देखिएगा तो कृष्ण द्वितीय का है आक्रमण, राष्ट्रकूट का उसको लूट लेता है, तो उसके बाद से कमजोर हो गया। तो कमजोर होने पर ये अपना इंडिपेंडेंट हो गया था, अलग अलग। अब इसी को कहते हैं, ये कौन से थे, राजपूत। अब राजपूतों की सामंत थे, सामंत कौन से थे, राजपूत। अब राजपूत सबसे पहले प्रश्न, राजपूतों के उदय के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं राजपूत कौन? जैसे अभी हमारे कहीं शास्त्र में लिखा नहीं था, हमारे लिखा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो राजपूत कहाँ से? प्रश्न उठेगा, राजपूत कहाँ से, कौन है राजपूत? इसमें तीन सिद्धांत हैं। तीन सिद्धांत कौन कौन से हैं? अभी के राजपूत, अहमद जैन साहब, तीन। तुमको भी ऐसे आएगी, 2 दिन में पढ़ोगे। अब जैसे आपको कहता है ब्रह्मा के रूप से, हमको नहीं समझ आज टीचर, यहाँ पर भी समझना है। अरे उपेंद्र सिंह की किताब पढ़ो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बहुत कम से इतिहास देखो, जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं ना, प्राचीन इतिहास में 2 तरीके से लिखा गया। एक तो लिटरेरी रिसोर्स में लिखा गया, साहित्यिक स्रोत, इतिहास लिख दिया गया, वहाँ से कॉपी किया गया, यहाँ लिखा गया, और वो इतिहास पढ़े। और अब जो उपेंद्र सिंह ने लिखा है वो इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लिखा, मतलब अब इतिहास में सिर्फ लिटरेरी में पूरा साइंस इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि अब राम जन्मभूमि ये मंदिर बना, तो इसमें पूरा साइंस लगा, रिजल्ट आया कि मंदिर के प्रमाण थे, ये नहीं बताया कि किसका मंदिर था, लेकिन मंदिर तब मंदिर का आदेश हुआ। तो जितने इंस्क्रिप्शन है उस पर उसको बोलते हैं रिविजन हिस्टोरी, तो उन्होंने जितने जो अभिलेख मिले हैं उसके आधार पर लिखा। तो उपेंद्र सिंह ने लिखा कि जो 10वां सूत्र है देखिए, वो बाद में जोड़ा, था ही नहीं। लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एक पूरा साइंस है, इसमें पढ़ा जाता है कि अब संस्कृत को, जो वेद की जो संस्कृति है और जो संस्कृति पतंजलि की महाभाष्य है, जो आज जमीन आसमान का वो संस्कृति। तो जैसे पोस्टमार्टम नहीं होता है, उसका इतिहास का भी पोस्टमार्टम हुआ है, विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है। जब कुछ लोग अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए गलत लिख दिए, तो क्या जिंदगी भर वही रहेगा? नहीं, इतिहास ऐसा नहीं है। इतिहास हम लोग जिस लेवल पर हैं उस पर डिस्कस, ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही। इतिहास में हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात। आप जिस चीज़ पे अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप तर्क दे के काटिए हमारी बात कि हम आपकी बात से सहमत, यही इतिहास है। और जिस दिन सहमत हो गए वो तो नहीं किया, मतलब खत्म। सिर्फ किताब पढ़ लेने से कोई विद्वान हो जाएगा ना? इतिहास में कोई चीज़ स्टूडेंट फाइनल। जैसे राजपूत कौन है, इसी पे तीन तरह का जो तुम आपको मामला जुमानी, जैसा अग्निकुंड का किसने दिया? पृथ्वीराज, अरे चंद्रप्रदाई ने दिया पृथ्वीराज आसु की। गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ से 4 लोग, अब यज्ञ से कोई पैदा होता है?
अगर होता तो आज क्यों पैदा हुआ? तो 4 लोग पैदा हुए, ये कौन पैदा हुए? सोलंकी और परमार, चंदेल और एक और है चकमा। ठीक है, ये 4 बताया कि 4 राजपूत पैदा हुए। दूसरा क्या है, कहते हैं कि महाभारत से हमको पता चला, महाभारत से क्या पता चला कि 2 हैं, एक है सूर्यवंशी और एक है चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाए और चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए। सूर्यवंशी क्षत्रिय, और इसमें 36 क्लैन, 36 प्रकार की 36 जातियां हैं। कुछ अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्या है? एक सूरज दिखाई पड़ रहा है और एक उपग्रह चंद्रमा है, और उसी सूरज को मुसलमान भी मानता है, उसी हिंदू भी मानता है। अब कहना हम सूर्य के वंश, तो कहना हम चंद्र, हो सकता है कि सूर्य चंद्र का ये डिवाइन थ्योरी, इसको बोलते हैं दैवीय सिद्धांत, दैवीय डिवाइन थ्योरी, दैवीय सिद्धांत। महाभारत वाले इसको महाभारत में वर्णन है कि जो क्षत्रिय हैं, वो 2 तरीके हैं, एक सूर्यवंशी है और एक चंद्रवंशी, और इनमें 36 प्रकार के लोग हैं जो आगे चलकर राजपूत करेंगे। और जो तीसरा सिद्धांत है, जो इतिहासकारों का है, हिस्टोरियंस का, वो ये कहते हैं कि ना, इसको नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि जो आक्रमण हुए बाहर शक, कुषाण और गुणों, और ये कौन थे? ये ट्राइब्स थे। ट्राइब्स जानो तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा फिर तुमको मैं एक्सप्लेन करूँ। ट्राइब्स जैसे तुम देखो कि जितनी मिशनरीज आती है भारत में, आज भी मिशनरीज जानते हो, जहाँ तो मिशनरीज जहाँ डेवलप्ड लोग हैं वहाँ नहीं रुकते हैं, ये जाते हैं जंगलों की तरफ, और जंगलों में जो लोग रहते हैं तो वो उनका कल्चर जो डेवलप्ड जो कल्चर है, और उनका कल्चर जो है वो अनडेवलप्ड है। उनको न शिक्षा है, न कपड़ा है, ना हमारी तरह उनका लिविंग स्टाइल है, उनका सब कुछ डिफरेंट है जो जनजाति है, और उनका कोई धर्म भी नहीं, आदिवासियों को कोई धर्म नहीं, कोई धर्म भी नहीं है। तो मुसलमान चाहता है कि उसको मुसलमान बना लें, क्रिश्चियन चाहता है कि उसको हम क्रिश्चियन बना लें, और हिंदू चाहता है कि हम हिंदू। अब हिंदू जागा है, अभी तक हिंदू नहीं जागा, मैक्सिमम तो बन गए। जो बंगाल में जितने मुसलमान हैं वो सब ट्राइब्स हैं, और वहाँ गए प्रचार किए, बना दिए। अंग्रेज आए तो उन्होंने प्रचार किया, केरल में चले जाइए, केरल में आपको सबसे ज़्यादा मुसलमान मिलेंगे और सबसे ज़्यादा ईसाई मिलेंगे, हिंदू नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो मिशनरीज गई और वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया और बना दिया। तो आप बंगाल चले जाइए और केरल चले जाइए। इसके अलावा जो मैक्सिमम अभी भी जनजातियाँ हैं, जो मैक्सिमम जो ईसाई मिशनरीज हैं, या अब तो कानून बना दिया कि आप कन्वर्ट करना ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया, कन्वर्जन कर सकते हैं, भारत के संविधान में ये इजाज़त हमको दी। जबरदस्ती कन्वर्जन, ये क्या करते हैं लोग, जबरदस्ती ईसाई बना देते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। ठीक है, तो ट्राइब्स थी, उनका कन्वर्जन अब इधर मुसलमानों के समय में जब तुर्कों का आक्रमण हुआ या अरब भारत में आए, फिर बाद में ईसाई आए, इन्होंने कन्वर्जन किया। जो भी जनजातियाँ थीं उनको उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, तो चले जाओ, एक ईसाई को देख लो तुम, अरे रशियन देख लो, इंग्लैंड के ईसाई को देख लो, और केरल के ईसाई को देख लो, कौन है? आप अफ्रीका के मुसलमान को देख लो, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चले जाओ, चाइना के मुसलमान को देखो, वहाँ के भूगोल का प्रभाव नहीं प्रभाव है क्या? मुसलमान ऐसे वहाँ के समझ रहे हो,
समझने की कोशिश करो। मुसलमान हुआ कहाँ अरब में, लेकिन वहाँ पे क्या क्या कन्वर्जन था। ईसाई हुए क्या यूरोप में, कन्वर्जन कहाँ कराया केरल, यानी कि आपने नशा बताया। ये लोग भी ऐसे, ये भी ट्राइब्स थे। इस ट्राइब, इससे पहले जब अभी अभी अब तक तुर्क पढ़ेंगे, ये भी ट्राइब्स थे। ये मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनबी का जो नाम सुनते हो, ये सब ट्राइबल थे। पहाड़ों पे हिंदुकुश पर्वत, वहाँ पर ये रहते थे और वहाँ इस्लाम का प्रचार हुआ, कन्वर्ट हो, और कन्वर्ट होने के बाद जो आता ना, जैसे कि पुराना कपड़ा पहनो नया कपड़ा पहनो, पुराना जूता पहनो नया जूता पहनो, जो आता नहीं आता पहन के देखिए कभी। मैंने तो महसूस किया है, अभी अभी तुरंत क्या खरीद कपड़ा पहना तो अलग कपड़ा पहना, और वो पुराना हो जाता तो जब नया धर्म जब चूज करते हैं तो धर्म के प्रचार की जोश में तब वो भागे हमारे। चलो इस्लाम का एक्टर, तो ये लोग आए थे, इनके पास तो कुछ था नहीं, ये यहीं पर यूज हो गए, यहाँ पे छत्र वैवाहिक संबंध है, इनसे जो बच्चे पैदा हुए उनका। तो मैं डिवाइन थ्योरी पर मुझे विश्वास नहीं, मुझे भी इसी बात पर विश्वास है। आगे आपकी इच्छा किस पर आप विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट अब फिर राजपूत कौन के समझ में आ गया, क्षत्रिय और राजपूत में डिफरेंस है। आप इनको देखना है कि ये जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो कन्नौज है, ये उत्तर भारत का गंगा का मैदान है, इसमें जो यही जो राजपूत थे, यही राजपूत जो थे वो सामंत जो थे राजपूत, ये जब गुजर प्रतिहार वीक हुआ तो रही इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, यानी कि राज्य के अंदर राज्य। डॉक्टर ऋषि प्रसाद ने कहा कि भारत को देखेंगे तो राज्य के अंदर राज्य। अब इसके आगे कहिए तो आज कंक्लूड है, कल कंक्लूड थक तो नहीं है, नहीं वो तो मेरा मजा आ रहा पढ़ने में। कहीं कोई दिक्कत, कोई सवाल बताओ। पढ़ाने का स्टाइल मेरा कोई दूसरा है। अच्छा